नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र कला के रूप में, मतलब इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कला आखिर होती क्या है। तो देखिए, कला क्या है, आप ऐसे एग्जाम में लिखिएगा, मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। किसी कार्य को उत्तम तरीके से करना ही कला है। आप एक स्विच सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं तो वही कला है। आप पेंटिंग कर रहे हैं दीवार की, तो इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, मतलब फिनिशिंग की लोग देख करके हैरान हो जाते हैं। वही एक कला है, वही एक आर्ट है। प्रोफेसर किंग्स बड़े अच्छे शब्दों में बोलते हैं कि कला क्या है। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका अपनाती है। यहाँ पर बताती है या अपनाती है, दोनों कह सकते हैं। यानी आप एक निश्चित उद्देश्य, मान लीजिए आपको दीवार पेंट करना है, तो ये आपका एक निश्चित उद्देश्य है, ठीक है। ज्ञान की वह शाखा है। दिमाग तो आपके पास होना चाहिए, वरना करेंगे कैसे, ठीक है। ज्ञान का यूज़ होगा, ठीक है। क्या चीज़ कैसे किस मात्रा में प्रयोग करना, ये तो नॉलेज होना ही चाहिए। लेकिन कला क्या है, समझिए। निश्चित उद्देश्य आपका यह है कि एक दीवार को पेंट करना है। अब उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं या बहुत भद्दे तरीके से करते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना अच्छे तरीके से उसको करेंगे, अच्छी फिनिशिंग करेंगे, वो उतनी अच्छी आर्ट होगी। तो इसी को आर्ट बोलते हैं। यानी कि दो पॉइंट्स इससे क्लियर होते हैं कि विज्ञान हमें सैद्धांतिक ज्ञान की शिक्षा देता है। सैद्धांतिक जो प्रिंसिपल्स का जो ज्ञान देता है वो हमें विज्ञान से होता है, जबकि कला व्यावहारिक क्रियाओं का प्रशिक्षण देती है। व्यवहार में लाना ही कला है। दीवार को पेंट करना, अभी मान लीजिए मैंने कॉपी में लिख दिया कि दीवार को ये पेंट करने में ऐसे ऐसे ये सामग्रियाँ लगती हैं, ऐसे करके ये होगा, ऐसे करके ये होगा, तो ये तो कॉपी में है, एक सिद्धांत बता दिया है, एक नियम बता दिया है। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं, वो एक अच्छे परफेक्ट तरीके से करते हैं, वही आर्ट होता है। विज्ञान केवल व्याख्या ही करता है, जबकि कला लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियम का प्रतिपादन करती है। तो विज्ञान केवल व्याख्या करता है, लेकिन कला आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लाइव करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसको करके दिखाते हैं, ठीक है। व्यवहार में लाकर उसको करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के कला न होने के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक्स बीइंग एन आर्ट। अर्थशास्त्र कला नहीं है, इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला तर्क है दोनों की प्रकृति का भिन्न भिन्न होना। दोनों मतलब दो चीज़ों की बात हो रही है, एक यहाँ पर विज्ञान और कला की। बहुत सारे अर्थशास्त्रों का कहना है कि विज्ञान और कला दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। जब हम अर्थशास्त्र को कला मान चुके हैं और यह देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र का स्वरूप जो है वैज्ञानिक है, तब विज्ञान के साथ कला के पक्ष को जोड़ना गलत है, लोगों का कहना है, ठीक है। तो ये ठीक सी बात है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं आर्थिक समस्याओं की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्राय यह कहा जाता है कि कोई भी आर्थिक समस्या वास्तव में विशुद्ध आर्थिक जो समस्या वो नहीं होती, मतलब प्योरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आर्थिक समस्याएं अनेक बातें से प्रभावित होती हैं, जैसे कि सामाजिक प्रभाव भी तो उस पर हो सकता है, राजनीतिक प्रभाव या फिर धार्मिक प्रभाव भी हो सकता है। आर्थिक समस्याओं के बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण यह कैसे संभव है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही अर्थशास्त्री समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीति का निर्णय दे। इनके कहने का मतलब है कि एक अर्थशास्त्री है, ठीक है, कोई भी नियम पे अगर एक निर्णय दे रहा है तो केवल वो आर्थिक चीज़ को ही अपनाकर नहीं देखेगा, उसको ये भी देखना चाहिए कि सामाजिक कोई कारण तो नहीं है इसके कारण से वो चीज़ फेल हो रही है या फिर अपनाई जा रही है, या फिर कोई विरोध हो रहा है, राजनीतिक कारण भी तो नहीं है या धार्मिक कारण भी तो नहीं है। इन सभी एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। इसीलिए ये लोग, इन आलोचकों का कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम जो आर्थिक होती है वो विशुद्ध मतलब प्योरली इकोनॉमिक नहीं होती है, ये इनका कहना है। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक स्वभाव बनाए रखना, यानी फॉर साइंटिफिक नेचर। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो नीति निर्माण में सहायता देता रहे, तो इसका वैज्ञानिक स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इनके कहने का मतलब है भैया सहायता मत दो, नीति निर्माण में सहायता मत दो, इससे नियम ही बनाओ, या तो नियम बनाओ, ठीक है। अगर नियम बनाओगे तो विज्ञान हो जाएगा, लेकिन सहायता दोगे तो कैसे काम चलेगा। अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वभाव को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहे, ठीक है। उद्देश्य क्या है ये नहीं बताएं, बस नियम बनाते जाए। वैज्ञानिक स्वभाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नीति निर्माण से कोई संबंध न रखे और वास्तविकता का अध्ययन करे। लास्ट वाला पॉइंट है इसमें जो है सुनिश्चित निष्कर्ष निकालने में सहायक नहीं है। सुनिश्चित निष्कर्ष निकालने में सहायक नहीं है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो है आलोचकों का कहना है कि या तो केवल निष्कर्षों का द्योतक है, यानी अर्थशास्त्र का कार्य नीति निर्धारण करना नहीं है बल्कि आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना है। नीति निर्धारण किसी और का काम है, ठीक है। ये भी एक तर्क दिया जाता है।
अब आगे हम कुछ और भी देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग एन आर्ट। भाई इसके पक्ष में भी तो कई सारे लोग खड़े होंगे। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र केवल कारण और परिणाम का संबंध स्थापित नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि कारण और परिणाम किसमें होता है? साइंस में। साइंस क्या होता है? कारण क्या है, परिणाम क्या होगा, ये इतना बताता है। ठीक है, अब मतलब उसमें जो है वो जो आदर्शवादी विज्ञान वाला जो मसला है इसमें नहीं आएगा कि क्या करना है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये नहीं बताता है। ठीक है, केवल कारण बताएगा, उसका परिणाम क्या होगा ये चीज़ बताता है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं, इकोनॉमिक्स को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, वो कहते हैं ये तो बात सरासर गलत है। ये बात उसी प्रकार हुई, समझिए बात को। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगा लेता है और कहता है ये इस कारण से हुई है। उसके बाद आप कहते हैं डॉक्टर साहब इसका इलाज भी बताइए। अब इलाज पूछने पे वो कहे मैंने कारण तो बता दिया इसका, लेकिन मेरे पास मैं इसका इलाज नहीं बताऊंगा, इलाज के लिए किसी दूसरे के पास जाओ। भला ये कोई बात हुई? इसी प्रकार अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, तो एक जो पॉलिटिकल लीडर है, राजनीतिज्ञ है, वो किसी अर्थशास्त्री को बुला के पूछेगा भैया जी बताइए मूल्य वृद्धि का कारण क्या है, क्यों मूल्य बढ़ रहे हैं, और उसके निदान के उपाय भी बताओ। तो ये थोड़ी ना कि मूल्य के कारण ही बता के छोड़ देगा, उसके निदान भी बताना उसको पड़ेगा, तभी वास्तव में वो एक अर्थशास्त्री है, वरना अर्थशास्त्री नहीं है वो। नीति शास्त्र का भी वो काम करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। उसके बाद अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक होती हैं। हाँ, ये चीज़ लोग कहते हैं कि विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ मात्रा में तो होती हैं। अभी इस पर हम बात करेंगे आगे वाले पॉइंट में। ये वाले पॉइंट पे बात करते हैं। अर्थशास्त्र व्यावहारिक नीति अपना सकते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र जो है सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रोफेसर कीन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र से ऐसे निष्कर्ष नहीं निकलते हैं जिनका तत्काल प्रयोग हो सके, अतः अर्थशास्त्र कला नहीं हो सकती है। अब कीन्स भी इसके विरोध करते हैं, कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो कला नहीं हो सकती क्योंकि इससे तत्काल प्रयोग नहीं हो सकता है। कोई भी नियम बनाया तत्काल प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन ये खंडन करते हैं, इसके समर्थन करने वाले कहते हैं परंपरावादी जो अर्थशास्त्री ने अपने समय की आर्थिक समस्याओं में विशेष रुचि दिखाई थी और अर्थशास्त्र को व्यावहारिक समस्याओं के हल के लिए उपयोगी बनाया था। और इसका सबसे बड़ा समर्थन आप इस आधार पर कर सकते हैं कि आजकल जो अर्थशास्त्र है वो बहुत व्यावहारिक हो गया है, उसका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और व्यावहारिक प्रयोग बढ़ रहा है, ऐसा नहीं केवल सैद्धांतिक ही है। ठीक है, और वो रोजमर्रा की चीजें में आप देख सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि विशुद्ध आर्थिक क्रियाएं, मतलब प्योर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो विशुद्ध आर्थिक प्रकृति की होती हैं। लोग अभी कह रहे थे कि अधिकांश समस्याएं जो है मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो विशुद्ध नहीं होती, प्योर नहीं होती, लेकिन भाई साहब बहुत सी समस्याएं प्योर भी होती हैं। मुझे एक बात बताइए, बैंक दर को बढ़ाना है या घटाना है, इसका निर्णय कौन ले सकता है? केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसको इसका नॉलेज है, हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। ठीक है, यानी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो विशुद्ध आर्थिक प्रकृति की होती हैं। इन समस्याओं पर अंतिम निर्णय अर्थशास्त्री ही दे सकता है। उदाहरण के लिए बैंक दर हो गया, ठीक है, यह विनिमय दर हो गया, एक्सचेंज रेट। जिन लोगों को इन समस्याओं का ज्ञान नहीं है वे कदापि इन समस्याओं के समाधान के बारे में राय नहीं दे सकते हैं, इसलिए विशुद्ध आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं है कि पूंजी की उड़ान या फिर बैंक दर कैसे बढ़ती है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो पूंजी की जो उड़ान रोकने के उपाय के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता है कि बैंक दर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, बैंक दर घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बता ही नहीं सकता है। उसको ये नॉलेज होना चाहिए, बैंक दर, उसको मतलब इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं बता सकता है वो। पता चले एक ऐसा अगड़म बगड़म सा अर्थशास्त्री आए और बोला हाँ भैया इकोनॉमिक्स की दर बढ़ा, मतलब बैंक रेट बढ़ा दो, और पता चला पूरे मार्केट में तबाही आ गई 2-4 दिन में, 10 दिन में। समझ रहे हैं आप बात को? और आजकल इतना प्रैक्टिकल हो गया है कि बैंक दर जैसे ही बढ़ती है आप दूसरे दिन देखते हैं क्या होता है, तुरंत व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, और लोग ये जैसे बैंक दर बढ़ी उसके बाद अरे भैया लोग लोन लेना कम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें करना छोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है, इकोनॉमिक्स तुरंत प्रभावित हो जाती है, एक दिन का भी समय नहीं लगता है। आप ये चीज़ देखते होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है, आप देखते हैं गाड़ियों की ये वो चीज़ हो गई, लोन लेना कम हो गया, लोन ज़्यादा आ गया, ये सब चीज़ें तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, आजकल जो इकोनॉमिक्स है बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत ही व्यावहारिक हो गया है। यही चीज है, यदि अर्थशास्त्री इस कार्य के लिए अग्रसर ना हो तो कौन इस शंका का समाधान करेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, अगर अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं है तो कौन इसको बताएगा, कौन किसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा, कौन बताएगा फिर? ये आम आदमी तो बता नहीं सकता, अर्थशास्त्र की नॉलेज होना जरूरी है, तभी बताया जा सकता है। जो समस्या मिश्रित प्रकृति की होती हैं उनके संदर्भ में भी यह कह सकते हैं कि वहां भी अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। मिश्रित जो समस्याएं होती हैं उनके संबंध में
अर्थशास्त्री की आवश्यकता होती है, चाहे वो चीज़ सामाजिक परिवर्तन से थोड़ा सा प्रभावित हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक किसी भी चीज़ से प्रभावित हो, वहाँ पर अर्थशास्त्री अच्छा निर्णय दे सकता है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा अच्छा दिमागदार वाला अच्छा अर्थशास्त्री हो, तो समझ रखता हो ठीक ठाक तब। और उसके बाद पांचवा एक और है प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में अर्थशास्त्र का स्वरूप व्यावहारिक हो रहा है, मैं आपको ये पहले बता सका हूँ, अर्थात अर्थशास्त्र को कला कहना अधिक उपयुक्त होगा और ये बहुत प्रैक्टिकल आजकल हो गया है, बहुत से फील्ड में बहुत प्रैक्टिकल है। तो प्रोफेसर पिगू एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण दार्शनिक जैसा नहीं होता है। हम ज्ञान की खोज केवल ज्ञान के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमारी मनोवृत्ति एक डॉक्टर के समान होती है जो रोगियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है। इस प्रकार कला या व्यावहारिक विज्ञान हमें उन तरीकों का ज्ञान कराता है जिनकी सहायता से हम आदर्श तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छा भी काम लोगों के लिए करेंगे। ये भी अर्थशास्त्री का एक दायित्व होता है, एथिक्स का भी नॉलेज होता है, होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं, हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। सिद्धांतों का तो ज्ञान है आपको, व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल कला भी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत काम होता है। आर्थिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो जाने से काम नहीं चल सकता, बल्कि सिद्धांतों का व्यावहारिक मतलब सिद्धांतों को व्यावहारिक भी होना चाहिए, कहने का मतलब है। प्रोफेसर पिगू एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं आर्थिक विज्ञान का प्रमुख मूल्य दिमाग की अटखेलियां खेलना नहीं है। प्रमुख मूल्य ये मतलब थोड़ी ना दिमाग की अटखेलियां खेल रहे हैं, दिमाग में ये बस चल रहा है, और ना इसके द्वारा केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि यह नीति शास्त्र मतलब एथिक्स की दासी और व्यवहार का दास है। नीति शास्त्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अर्थशास्त्री के लिए, ध्यान रखिएगा। वो निर्णय देता है क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्या अगर कोई नीतिगत बैंक दर या कोई भी नीतिगत दरें आई हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा गरीबों पर, उन पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। उसको अगर बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है तो उसको रोकने के लिए बताएगा, एथिक्स का प्रयोग करेगा। ठीक है, ईमानदारी दिखाएगा, सत्यनिष्ठा दिखाएगा, बहुत सारे उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी, मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, और व्यवहार का दास मतलब प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दीवार को पेंट करना, वो चीज़ भी, वैसी कला भी लोगों में मतलब जो अर्थशास्त्री हैं उन लोगों में होनी चाहिए। तो ये था कुछ मतलब अर्थशास्त्र एज एन आर्ट, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगली वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।